हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। बहुत जरूरी वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूँ आज मैं। और कैट के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, तो इन 4 दिन में डीआईएलआर और क्वांट में क्या क्या आप करोगे सो दैट आप अपने स्कोर को उसमें मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और एक एक चीज को ध्यान से समझना जो भी मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। राइट, स्टार्ट करेंगे डीएलआर से। तो डीएलआर में जो बचे हुए दिन हैं, 4-5 दिन जो आपके पास हैं अभी, उसमें आप किस किस टॉपिक के सेट्स प्रैक्टिस करेंगे उनके नोट्स बना लो अच्छे से। तो पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैट एग्जाम में पास्ट फ्यू इयर्स का अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन का सेट उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है, मैं मल्टीपल टाइम्स उसके सेट्स भी मैंने आपको कराए इस 75 डे हार्ड चैलेंज में। दूसरा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आने के चांस अगेन उसके भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा टॉपिक हो गया हमारा वेन डायग्राम्स। राइट, अच्छा, वेन डायग्राम का ये है कि अगर उससे आपसे डीएलआर में नहीं पूछा गया ना इन केस, तो क्वांट में उसका सवाल आ जाता है। तो जो आप वेन डायग्राम पढ़ोगे वो वेस्ट नहीं जाने वाला बिल्कुल। राइट, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास रीजनिंग बेस्ड डीआई। ये कैट का रिसेंट पैटर्न है। रीजनिंग बेस्ड डीआई पहले कैट में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी 4-5 साल से रीजनिंग बेस्ड डीआई के सेट्स कैट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग बेस्ड डीआई बहुत अच्छे से आप कर लो, बचे हुए 3-4 दिन जो है आपके पास। राइट, उसके बाद चौथा आ जाता है, ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग। मतलब क्वांट के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं रीजनिंग के सेट्स में। ठीक है, तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग, ये 4 चीजें मैं आपको बोलूंगा कि इन पर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो 4 दिनों में, ऐसा कर लो कि हर एक टॉपिक को एक एक दिन पूरा अच्छे से डिवोट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन के एक दिन में कम से कम 15-20 सेट्स कर लो, ऐसे इवेंट डायग्राम के 15-20 ऐसे कर लो। बस अब आपके पास टाइम नहीं बचा है तो अब एक दिन में इतना करना ही पड़ेगा। राइट, प्रैक्टिस करो सेट्स की जितनी कर सकते हो। तो ये 4 टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपके परसेंटाइल को वहां पर बहुत अच्छा ले आएंगे डीएलआर में। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट में मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है पूरा पूरा एरिथमेटिक। आई होप वो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। राइट, तो एरिथमेटिक कंप्लीट आप कर लो। अभी प्रीवियस जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि सिर्फ एरिथमेटिक करके आप 95 परसेंटाइल ला सकते हो क्या, तो उस वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि एरिथमेटिक को कंप्लीट कर लो जितना हो सके, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से। इसके 8 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लो, जितनी मेहनत उसमें कर सकते हो उसको कर लो। ठीक है, एक पोर्शन तो ये हो गया। एंड मोर और लेस मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये कवर कर लिया होगा, क्योंकि एरिथमेटिक सभी की फर्स्ट चॉइस होती है जब भी कैट की तैयारी वो करने जाते हैं। सभी को पता है कि एरिथमेटिक का वेटेज क्लोज टू 40-45% रहता है कैट एग्जाम में। तो जब 8 ही टॉपिक से 40-45% हमारा पेपर बन के आ रहा है और वो क्वेश्चंस भी डुएबल है, तो क्यों ना उसी को पहले किया जाए। राइट, तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी का ये लगभग कंप्लीट हो गया होगा। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है किसी का भी, तो उसको कर लो कंप्लीट, इसको लीव मत करो। ठीक है, एक ये हुआ। अब मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जिससे एक एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, और आसान टॉपिक है वो। जैसे एक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री तो बहुत वास्ट है, ज्योमेट्री को करने को अगर मैं बोल दूंगा आपको तो 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। एक सवाल यहां से आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। बस थोड़ा सा ये है कि उसमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अच्छे से कर लिया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक सवाल आने वाला है उसको आप आराम से निपटा देंगे। ठीक है, एक ये हुआ। फिर आ जाता है लोगेरिथम। मैं लोगरिथम मल्टीपल टाइम्स बोलता हूँ कि ये इसको क्यों लोग छोड़ करके जाते हैं। लोगरिथम बहुत आसान टॉपिक है, सबसे आसान तो लोगरिथम है। अगर मैं पूरे पूरे अलजेब्रा की बात करूं तो लोगरिथम से आसान टॉपिक कोई सा भी नहीं है। ये सबसे आसान टॉपिक है। 10 प्रॉपर्टी है, उन्हीं 10 प्रॉपर्टी से सीधा सा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अगर आपने लोगरिथम के अच्छे अच्छे 30 सवाल किए हुए हैं ना, तो आप आराम से कैट का पेपर में जो भी लोग्स का सवाल आने वाला है उसको आराम से वहां पर कर लेंगे। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट तो आसान ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्सेप्ट तो आसान ही है। और
चांसेस, जैसे कॉमन रूट वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉमन रूट वाला कॉन्सेप्ट है वो, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज है रूट्स की, उनके आजू बाजू में क्वेश्चन फ्लोट करेगा वहां पर, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से देख लेना, आसान सा ही क्वेश्चन आएगा, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या फिर मैक्सिमम मिनिमम वाला जो उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर है और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे बना हुआ है, लेट्स से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो ऐसे दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, इसके आजू बाजू कुछ सवाल घूम जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक ये टॉपिक कर लो अच्छे से। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के सीक्वेंस वाले सवाल मैं आपको बताता हूँ पैटर्न क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ पास्ट ईयर्स के हिसाब से। तो जैसे ये सवाल होते हैं ना कि T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T1 स्क्वायर माइनस 1 और T3 इज इक्वल टू समथिंग, मतलब इस टाइप से। फिर Tn आपको निकालना होता है, या मतलब कुछ कुछ इस टाइप का, ये जो आपको मतलब कि जो सीक्वेंस आपको वहां पर इनोवेट करनी होती है, वहां पर आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होती है कि अच्छा ये सीक्वेंस होगी इसकी, राइट। तो उसके बाद उसका सम अगर पूछा गया वो आपको निकालना, मतलब इस टाइप की चीज वहां पर आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे वहां पर जो सवाल पूछा जाए उसमें एपी जीपी एचपी पहले से आपको दी जाए। हो सकता है कोई भी न्यू पैटर्न वहां पर बन रहा हो और वो पैटर्न आपको यहीं से फिगर आउट करना होता है। T1 टर्म, T2 टर्म, T3 टर्म, थोड़ा सा पैटर्न अंडरस्टैंड करके कि अच्छा ये सीरीज बन रही है, इसका nth टर्म फाइंड करो। और सबसे पहले टारगेट आपको nth टर्म ही करना होता है। nth टर्म जब आपने टारगेट किया और nth टर्म आपने अगर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ n, तो आपका सवाल सॉर्टेड, राइट। तो ये वाले टॉपिक्स है, इनको पढ़ो अच्छे से, इनको जितना अच्छे से पढ़ सकते हो बचे हुए 4 दिनों में, ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा क्वांट में भी। और जो डीएलआर के लिए आपको बताए ये टॉपिक्स, ये जो 4 ही टॉपिक्स है डीएलआर के, इनसे भी आपका डीएलआर में बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और पैनिक मत करना बिल्कुल भी, बचे हुए 4 दिन में आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम डे पर आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो मॉक्स में क्या हुआ या क्या हो रहा है उस पर उतना फोकस अब मत करो, राइट। अब सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कैट एग्जाम में। वो डे आपको आपके नाम करना है, राइट। जो कैट एग्जाम आप देने जाओगे उस दिन आपको बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म करके आना है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, ट्रस्ट मी वो आपको वहां पर काम आने वाले हैं। वही सारी चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। कभी भी कैट एग्जाम में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस बेसिकली, राइट। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टिक रहिए, आराम से आप वहां पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो आगे भी रिलीज करता रहूंगा, तो आप इन पर थोड़ा सा टैब रखिए, राइट। तो टिल कैट एग्जाम हम लोग साथ हैं, उसके बाद जो हमारी जीडीपीआई की जर्नी होगी उसमें भी हम ऐसे कनेक्ट होते रहेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी डिफरेंट वीडियो में किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।